हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस नॉलेज क्लासेस में। तो दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आज मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं। मौलिक अधिकारों के ऊपर हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास और दी थी मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसमें मैंने मौलिक अधिकारों के विषय में आपको एक बेसिकली बताया था, यानी उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के एक एक अनुच्छेद के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि मौलिक अधिकार जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस 100% मिलते ही मिलते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा आप इसमें दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब तक का एक्सपीरियंस मेरा बोलता है कि हर एग्जाम्स में जिसमें कि संविधान को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा हो या संविधान को एक छोटे से टॉपिक के रूप में रखा हो, हर एग्जाम में इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो आज मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत डीपली बताने वाला हूँ, एक एक अनुच्छेद के बारे में बताने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आज के बाद आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित मिलता है तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल में आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मैं आपको बता चाहूँगा कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक गिने जाते हैं और इनमें ही मौलिक अधिकारों के बारे में सारी डिटेल्स हमें दी गई है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 में हमें क्या बताया गया है? विधायक का राज्य कानून और राज्य के सरकारों के बारे में, विधानसभाओं के बारे में, इनके बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? विधायक का राज्य आदि के बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। याद रखना अनुच्छेद 12 में, लेकिन हालांकि अनुच्छेद 12 इतना ज्यादा एग्जाम से पूछा जाने वाला अनुच्छेद नहीं है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब तक के क्वेश्चन में मैंने अनुच्छेद 12 को बहुत कम बार एग्जाम से पूछा जाता हुआ। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसमें बताया गया, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आर्टिकल 13, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा या नियम नहीं बनाएगा, कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ध्यान रखना इस चीज को कि आर्टिकल 13 में बताया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हमारे का हनन होता हो। अगर ऐसा कानून कोई भी राज्य बनाता है तो वो कानून निषेध माना जाएगा, वो कानून अवैध माना जाएगा। आर्टिकल 13 हमें ये बताता। आर्टिकल 14 में हमें बताया गया है, देखिए आपके सामने मैंने देखा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बताया गया विधि के समक्ष समता का अधिकार हमें देता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो भारत का नागरिक हो, जो भारत में निवास करता हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून समान रूप से कार्य करेगा और कानून सबके लिए समान होगा। इसका मतलब विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता, कानून के प्रति सभी व्यक्तियों का नजरिया, कानून का नजरिया सभी व्यक्तियों के प्रति एक समान होगा, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कोई भी बड़ा मंत्री हो। एक्चुअल में क्या होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि कानून सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से कार्य करेगा और सबके लिए कानून समान होगा। ये अनुच्छेद 14 बताता है। हमें ध्यान रखना है इसको भी। कानून के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 14 प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। जन्म, निवास, वंश, धर्म, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 हमें अधिकार देता है कि जन्म, वंश, जाति आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसे कानूनन अवैध होगा, कानूनन अपराध माना जाएगा। याद रखना, किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। संविधान के तहत हमें यह अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 15 हमारा क्लियर हो गया। बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। लोक नियोजन में अवसर की समानता का जो अवसर मिलेगा हमें,
वो अनुच्छेद 16 हमें देता है। यानी लोक नियोजन में सरकारी सुविधाएं हों, सरकारी योजनाएं हों, सरकारी नौकरियां हों, या गवर्नमेंट द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान हो, या गवर्नमेंट द्वारा दिया गया कोई भी ऐसी चीज हो जो सरकार सबके लिए समान रूप से वितरित करती है, उनमें सभी व्यक्तियों को समान तरीके से, एक तरीके से मतलब समान अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा अवसर नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, किसी को सेकंड प्रायोरिटी दी जाए। याद रखना, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में समानता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 16 यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है, इसका अपवाद आपको मैं बताता हूं। अनुच्छेद 16 का अपवाद क्या है? अनुच्छेद 16 का अपवाद है आरक्षण। क्या है? आरक्षण। जो हमारे देश में आरक्षण चलता है, आरक्षण अनुच्छेद 16 का अपवाद के रूप में आप इसे मान सकते हो। क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है, एक तरफ तो संविधान कहता है कि लोक नियोजन में सबको अवसर की समानता मुहैया कराई जाएगी, और दूसरी तरफ आरक्षण के तौर पर जनरल कैटेगरी के लोगों को अलग कट ऑफ होती है, ओबीसी की अलग कट ऑफ होती है, SC ST की अलग कट ऑफ होती है। क्यों होती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं अनुच्छेद 16 के अपवाद के रूप में आपको बता रहा हूं कि अनुच्छेद 16 के अपवाद के रूप में आप आरक्षण को गिन सकते हैं। अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 16 का अपवाद आप किसे मानेंगे, तो आप आरक्षण को अनुच्छेद 16 का अपवाद मान सकते हैं। आरक्षण में इस अनुच्छेद का उल्लंघन किया जाता है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? यानी देखिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। यहां तक क्लियर है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में बताता है अस्पृश्यता में छुआछूत। पहले आपने देखा था पुराने जमाने में बहुत ज्यादा छुआछूत का माहौल रहता था, यानी एक दूसरे को, किसी को नीच समझाया जा रहा है, किसी को ऊंच समझा जा रहा है, तो उन सब को कानूनन हमने मतलब संविधान ने अवैध घोषित कर दिया है। अगर किसी से आप छुआछूत दिखाते हैं या किसी व्यक्ति को आप अछूत समझते हैं, तो ये संविधान की नजरों में, कानून की नजरों में एक अपराध माना जाएगा और आप इसके लिए दंड के भागी कहलाएंगे। यानी अनुच्छेद 17 आपको बताता है कि अस्पृश्यता, किसी भी प्रकार के छुआछूत को आप बढ़ावा नहीं दे सकते और ना ही उसका हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 के तहत आप किसी भी प्रकार के छुआछूत को बढ़ावा नहीं देंगे और ना ही उसके कोई एक भाग बनेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानून की नजरों में एक अपराधी माने जाएंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। याद रखना, उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि भारत सरकार या राज्य किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर, याद रखना, शिक्षा, सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि से नहीं नवाजेगी। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को शिक्षा की उपाधियां और सेना की उपाधियों को छोड़कर किसी भी उपाधि को नहीं देगी। अगर ऐसी उपाधियां कोई देती है तो वो अवैध होगी। दूसरी चीज में एक और चीज है कि अगर कोई भारत का नागरिक, जो भारत का निवासी हो, वो किसी विदेश में किसी उपाधि को लेना चाहता है, तो उसको राष्ट्रपति महोदय की परमिशन के बाद ही वो उपाधि एक्सेप्ट करने का अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और विदेश में जाकर कोई उपाधि लेना चाहता है, अगर उसे राष्ट्रपति महोदय की परमिशन नहीं है तो वो उपाधि नहीं ले पाएगा। चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो कोई उपाधि हो, चाहे ऑस्कर का अवार्ड हो या कोई भी चीज हो ऐसी, वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति महोदय की परमिशन नहीं मिल जाती है। ध्यान रखना। तो यहां तक मैंने आपको तीन चीजें बताई, एक बार इसको मोटा मोटा फिर से आप देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी में बढ़ जाएगा आपकी में। देखिए, अनुच्छेद 12 विधायक का राज्य आदि के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 13 राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। राज्य कोई भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा, ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जिससे किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। अगर ऐसा होता है तो वो कानून, वो विधि अमान्य मानी जाएगी और अवैध घोषित कर दी जाएगी। ऐसा कोई भी नियम कानून राज्य नहीं निर्मित करेगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, विधि के समक्ष समता, यानी कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो या कोई कितना भी बड़ा छोटा गरीब इंसान हो, कितना भी बड़ा अमीर इंसान हो, कानून सबके लिए बराबर रहेगा और कानून सबके लिए समान रूप से न्याय करेगा। अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं, जन्म, निवास, वंश, धर्म, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में जाकर रह सकते हैं और वहां पर अगर आपसे कोई भेदभाव करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी मदद ले सकते हैं। समझ में आया? इसके तहत आपको, अनुच्छेद 15 के तहत आपको जन्म, निवास, वंश आदि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता मुहैया कराई जाएगी। आपको
संविधान आश्वस्त करता है कि जो लोक नियोजन की योजनाएं होंगी, सरकारी योजनाएं होंगी, सरकारी तरफ से इतनी भी चीजें होंगी, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, सरकारी योजना हो, सरकारी कोई वितरण किया जाए, उन सब में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा उसे प्राप्त करने का। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कानून अवैध होगा। मैंने आपको बताया था इसका जो अपवाद है वो क्या है, इसका अपवाद है आरक्षण। आरक्षण में इस अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अगली चीज, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अगर आप किसी से छुआछूत का व्यवहार करते हैं, आप किसी को अछूत समझते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा और आप दंड के अपराध भागी माने जाएंगे। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी भी उपाधि से नहीं नवाजेगा। अगर ऐसा होता है तो वो उपाधियां कानूनी तौर पर अवैध मानी जाएंगी। दूसरी चीज इसमें एक और ध्यान रखना कि भारतीय नागरिक जो विदेश में कहीं रह रहा हो या भारत का नागरिक हो, बाहर जाकर कोई उपाधि लेना चाहता है, वो माननीय राष्ट्रपति महोदय की परमिशन के बिना कोई भी उपाधि को धारण नहीं कर पाएगा और ना ही कोई उपाधि ले सकेगा। अगर वो उस उपाधि को लेता है तो अवैध मानी जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 के बारे में हम बात करने से पहले आपको बता दें कि मूल संविधान में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में हमें कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और जो अनुच्छेद 19 है, जिससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता से, कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता, कौन से अनुच्छेद किस चीज से संबंध रखते हैं, उसी में अगला सीक्वेंस हमारे सामने, अगला आर्टिकल हमारे सामने अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया था। ये 7 स्वतंत्रताएं हमें मूल संविधान से मिली थी, लेकिन इस वक्त में जो स्वतंत्रता हमें दी गई है कौन सी है? सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, मूल संविधान में स्वतंत्रता कितनी दी गई है? 7 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है मूल संविधान में। चलिए अब अनुच्छेद 19 के तहत हमें इस टाइम पर फिलहाल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को दिया गया है। 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? देखिए 19(1), आर्टिकल 19(1) के अनुसार, ध्यान रखना, आर्टिकल 19(1) के अनुसार हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी हम अपनी बात को रख सकते हैं, हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें ही आती है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मींस प्रिंटिंग प्रेस, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो या वो मीडिया हो, मीडिया की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) के तहत मानी जाती है। यानी मीडिया की स्वतंत्रता को, अगर जैसे क्वेश्चन आता है आपके किसी भी एग्जाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे अगर उसमें ऑप्शन अनुच्छेद 19(1) ए हो, 19(b) हो, 19(c) हो, तो आपको लगाना है 19(a). और अगर 19 जैसे इसमें आंसर आ जाए 18, 19, 20, 21, तो आपको आंसर लगाना है 19। ठीक है ना? यानी प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 के ए में। ध्यान रखना इस चीज को। अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और बोलने की स्वतंत्रता को बताया गया है अनुच्छेद 19(a) में। चलिए अनुच्छेद 19(b), किसी भी प्रकार की सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(b) में। यानी आप देश के किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में सभा कर सकते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता, उस सभा में हथियारों का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसी सभा करने में किसी भी प्रकार के कानून का हनन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सभा अवैध मानी जाएगी और कानून का डंडा आपके ऊपर घूम जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19(b). अनुच्छेद 19(b) किसी भी क्षेत्र में शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19(b). लेकिन ध्यान रखना, इसमें किसी भी प्रकार के कानून का हनन नहीं होना चाहिए, वरना कानून आपका हनन कर देगा ढंग से। चलिए 19(c) की बारे में बात करते हैं। आपको किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(c) देता है। अनुच्छेद 19(c) आपको इजाजत देता है कि आप कोई भी संघ, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उन ग्रुप को बनाने में देश का कोई कानून नहीं टूटना चाहिए। कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जो देश के कानून को अपने हाथ में लेता हो या दंगे करवाता हो या कोई ऐसा काम करवाता हो जो देश के कानून के अपोजिट हो। ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(c) आपको अधिकार देता है कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। फिर बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कि वो ऐसा संघ नहीं होना चाहिए जिससे कि देश का कोई भी कानून टूटता हो। शांतिपूर्वक संघ बनाइए, आराम से संघ बनाइए, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई आप ऐसी गतिविधि में जुड़ जाएं जो गतिविधि कानून के अपोजिट जाती हो। ठीक है ना? अनुच्छेद 19(c) हमें परमिशन देता है कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अनुच्छेद 19(d), अनुच्छेद 19(d) के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारतवर्ष में आपको ऑल इंडिया में कहीं भी
आने जाने की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रदान करता है आपको। आप भारत में कहीं से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बिना किसी परमिशन के आ जा सकते हैं। इसमें आपको किसी वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। भारत देश आपका है और आप देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। आपको क्या करना है, सिर्फ टिकट लीजिएगा, ट्रेन में बैठिए और निकल जाइए। आप अपना वो जो एयरप्लेन की टिकट कराइए, कहीं भी निकल जाइए, कहीं भी आ जा सकते हैं आप। तो यानी हमें अनुच्छेद 19D परमिशन देता है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अगला अनुच्छेद 19E। अगर हम अनुच्छेद 19E के बारे में बात करें तो ये किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की यानी रहने की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। अगर आप भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारत के किसी भी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, चाहे आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, चाहे मुंबई में रहना चाहते हैं, कलकत्ता में रहना चाहते हैं, कन्याकुमारी में रहना चाहते हैं, कहीं भी आप रहना चाहते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आप देश के किसी भी कोने में जाकर अपना मकान ले सकते हैं, घर ले सकते हैं और वहां जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं। तो यानी आपको अनुच्छेद 19E परमिशन देता है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में जाकर अपना घर बना सकते हो। टेंशन फ्री जाइए, पैसे इकट्ठा कीजिए और जाके अपना घर खरीद लीजिए, ठीक है ना। ये आपको परमिशन देता है। अगला चीज अनुच्छेद 19F। देखिए यहां से ये अनुच्छेद 19F गायब कर दिया गया है। अनुच्छेद 19F आपको संपत्ति रखने का अधिकार दिया करता था। मैंने आपको बताया था मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो पहली स्वतंत्रता बोलने की, दूसरी सभा करने की, तीसरी संघ बनाने की, चौथी भारतवर्ष में आवागमन की, चौथी किसी भी क्षेत्र बसने की, और पांचवी, ये 5 हो गई, और ये 5वीं किसी से बसने की, और 6वीं जीविका में, ये 6वीं ये है। यानी 7वीं स्वतंत्रता कहां गई भैया। यानी 19F के अनुसार आपको हमारे संविधान है वो परमिशन देता था कि आप संपत्ति का अधिकार आपको मिलता है, आप कितनी भी संपत्ति अपने पास रख सकते हैं। यानी ये जो था वो संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। अब इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर, इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया है? इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बनाया गया, इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300A में, यहां से 19F से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखना 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में, 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में इस अधिकार को हमसे छीन लिया गया और इससे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना अनुच्छेद 19F में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे कब बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में। ये अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया है। ये क्लियर है। अनुच्छेद F कहाँ गया? अनुच्छेद 19G। अनुच्छेद 19G, जीविका चलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता हमें संविधान से मिलती है। अनुच्छेद 19G के अनुसार, अनुच्छेद 19G आपको परमिट करता है, आपको परमिशन देता है, आपको अधिकार देता है कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए, आप जिंदा रहने के लिए, आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी भी प्रकार के व्यापार को अपना सकते हैं। लेकिन यहां भी एक शर्त लगा दी गई कि वो व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि भारत सरकार के किसी भी कानून का हनन होता हो। अब आपको पता चला कि भाई कोई भी कानून, हम तो व्यापार अपना सकते हैं, आपने तमंचे बेचना शुरू कर दिया, आपने गांजा बेचना शुरू कर दिया, भाई ये नहीं, ये अलाउड नहीं है। आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जो देश के कानून को अपने हाथ में लेता हो। जीविका चलाइए, आप दुकान खोल लीजिएगा, अपना कोई बिजनेस करिएगा, कोई कपड़ों का बिजनेस करिएगा, कोई बिजनेस कर सकते हैं आप। ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं जो कानूनी तौर पर आपको सम्मानीय जीवन जीने का अधिकारी बनाता हो। ठीक है। तो यानी 19G आपको क्या परमिशन देता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सम्मानीय व्यापार चुन सकते हैं और उस व्यापार को अपनी जीविका चलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहां भी वही पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे जो देश के कानून को अपने हाथ में लेता हो। अगर देश का कानून वो अपने हाथ में ले रहा है तो ध्यान रखना, आपको कानून उठाकर बाहर फेंक देगा और जेल में ठूंस देगा। उसके बाद आप जानो, आपका धंधा जाने। ठीक है ना। तो यहां तक अभी सारी कंडीशन क्लियर है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें मीडिया भी आती है। अनुच्छेद 19B में सभा करने की स्वतंत्रता वर्णन की गई है, इसमें बिना हथियारों की सभा करनी है। यानी आपको ये नहीं कि बलवा करना है, दंगा करना है और हा हू करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानूनी तौर पर अपराधी माने जाएंगे। बिना हथियारों के सम्मानपूर्वक सभा करने का
अधिकार देता है अनुच्छेद 19 बी। अनुच्छेद 19 सी आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। इसमें भी पर लग जाती है कि अगर आप ऐसा कोई संघ बनाते हो जिससे कि भारतीय कानून का हरण होता है, क्षरण होता है या भारतीय कानून टूटता है, तो वो संघ अवैध माना जाएगा और कानून आपको भी अवैध करार कर देगा और आपका क्या हाल करेगा वो आप खुद सोच सकते हैं। कानून के रखवाले आपको पता नहीं कहां कहां से तोड़ेंगे, ठीक है ना। हम कानून नहीं तोड़ेंगे। इसलिए अगला अनुच्छेद 19 डी। अनुच्छेद 19 डी में भारतवर्ष में कहीं भी आवागमन आप कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के पूछे आप जा सकते हैं। अभी ट्रेन पकड़िए और सीधे कन्याकुमारी पहुंचिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कश्मीर जाइए, कश्मीर की वादियों में घूमिएगा, कहीं भी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। तो यानी अनुच्छेद 19 डी में घूमने की स्वतंत्रता आपको दे दी गई है। अनुच्छेद 19 ई में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, अगर आपका मन कर रहा है कि भाई मैं कश्मीर में जाकर बस जाऊं, जाइए भैया, रहिए। अब तो अनुच्छेद 35 भी हट गया है वहां से, तो आप वहां भी जाके बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में आपको रहना है, मथुरा वृंदावन जाके रहिएगा, भगवान कृष्ण की भूमि में जाके रहिएगा। कहीं और जाकर बसने का आपको इच्छा कर रही है, कहीं भी जाकर रहिएगा। भारत देश में आपको कहीं भी बसने से रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें संविधान ने ये अधिकार दे दिया है भाइयों। चलिए अनुच्छेद 19F में आपको पहले ही बता चुका हूं। अनुच्छेद 19F को 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार था। ये अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। हमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी। इस स्वतंत्रता को 44वें संशोधन 1978 में छीनकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। अब हमें संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 19G जीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार के व्यापार को करने की स्वतंत्रता आपको संविधान प्रदान करता है। अगर आपको जीविका चलाने के लिए किसी प्रकार के व्यापार की आवश्यकता है तो आप उस व्यापार को अपना सकते हो। इसमें एक बात रखती है कि वो व्यापार भारतीय कानूनों का हनन नहीं करना होना चाहिए। वही बात मैंने आपको बताई थी, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है जो कानून को तोड़ता हो, वरना कानून आपके रखवाले आपको तोड़ देंगे। चलिए, तो यहाँ तक अनुच्छेद 19 तक मैंने आपको जो बताया है, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए, इससे आगे के जो अनुच्छेद है हम आपको 20 अनुच्छेद से लेकर बताएंगे अगली आने वाली कल की क्लास में। तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।